हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम अगेन। आज तारीख है 30 मार्च 2026 और आज के दिन के जितने इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ बनेंगे करंट अफेयर्स को हम उन सबको कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरुआत करेंगे इम्पोर्टेंट डेज़ के साथ। तो 1 मार्च को आता है वर्ल्ड सिविल डिफेंस डे, वहीं 3 मार्च को वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे और वर्ल्ड हियरिंग डे रहता है। वहीं 4 मार्च को नेशनल सेफ्टी डे रहता है। 8 मार्च को इंटरनेशनल वुमेन डे रहता है, ये डे काफ़ी इम्पोर्टेंट है। वहीं 14 मार्च को इंटरनेशनल डे ऑफ मैथमेटिक्स होता है, अगेन ये डे काफ़ी इम्पोर्टेंट है। वहीं 15 मार्च को वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे मनाया जाता है। 16 मार्च को नेशनल वैक्सीनेशन डे सेलिब्रेट किया जाता है। वहीं 21 मार्च को इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट मनाया जाता है। वहीं 23 मार्च को मार्टियर डे यानी शहीद दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। ये डे भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको ज़रूर याद रखना है। अब आज का पहला सवाल, युवाओं को रोजगार के लिए उद्योग संबंधी कौशल से लैस करने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 ये है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना PMKVY 4.0। अच्छा, इसका नाम भी पूछा जा सकता है। पेपर में ये भी पूछा जाता है कि ये जो PMKVY है इसमें M का क्या मतलब है या V का क्या मतलब है, तो इसको ज़रूर याद करके चलना है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना इसकी फुल फॉर्म है। ये किस मंत्रालय की पहल है? तो ये पहल है MSTE यानी मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप की। अब थोड़ा इसके बारे में डिटेल से देख लेते हैं। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 का शुभारंभ देश भर के युवाओं को अल्पकालिक प्रशिक्षण के माध्यम से कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान करने, उनके कौशल को उन्नत करने यानी और अपग्रेड करने और पुनः प्रशिक्षित करने के उद्देश्य से किया गया है, ताकि उनके रोजगार क्षमता को बढ़ाया जा सके। मेन इसमें जो है इनको एम्प्लॉयमेंट के लायक बनाना इसका मेन मोटिव है। इस योजना के तहत देश के युवाओं को उद्योग से संबंधित कौशल प्रदान करने के रोजगार के अवसर मिलेंगे। अगला सवाल, इंडिया की सोलर मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी 3 गीगावाट से बढ़कर के कितनी गीगावाट तक पहुंच चुकी है? तो ये पहुंच चुकी है 172 गीगावाट। अच्छा, कंफ्यूज नहीं होना है। इंडिया की जो टोटल सोलर कैपेसिटी है वो 136 गीगावाट पहुंच चुकी है। ये जो है सोलर एनर्जी कैपेसिटी है, जो हमारी सोलर एनर्जी कैपेसिटी है 136 गीगावाट पे पहुंच चुकी है। और वहीं ये जो सोलर मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी की बात हो रही है यहाँ पे, सोलर मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी इसमें अभी हम 172 गीगावाट पे पहुँचे, यानी हाँ अभी करंट जो है 172 गीगावाट की क्षमता जो है हमारे पास है इसमें मॉड्यूल के क्षेत्र में, और सोलर एनर्जी के क्षेत्र में 136 गीगावाट। यूनियन मिनिस्टर फॉर न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी हैं प्रहलाद जोशी। हमारे देश की जो सोलर मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है वो 3 गीगावाट से बढ़ करके 172 गीगावाट पे पहुंच चुकी है। और वहीं अगर हम विंड एनर्जी सेक्टर की बात करें तो इसमें जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है वो 21 गीगावाट से बढ़ के 55 गीगावाट तक पहुंच चुकी है। वहीं जो हमारी टोटल सोलर इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है वो 136 गीगावाट पे पहुंच चुकी है। अगला सवाल, भू राजनीतिक तनाव के बावजूद वित्त वर्ष 2027 में भारत की विकास दर 7.1% पर स्थिर रहने की संभावना है। यह अनुमान किस क्रेडिट रेटिंग एजेंसी द्वारा दिया गया है? तो ये दिया है S&P ग्लोबल ने। ये एक अमेरिकी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है। मूडी, ये भी यूएसए की क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है। फिच, ये भी यूएसए की एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है। यानी तीनों ही क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां S&P ग्लोबल, मूडी और फिच अमेरिका की हैं। और वर्ल्ड बैंक, इसका भी जो हेडक्वार्टर है वो वाशिंगटन DC यूएसए में है। वाशिंगटन DC यूएसए में है। और वाशिंगटन DC क्या है? ये यूएसए की कैपिटल है।
S&P ग्लोबल की एक रिपोर्ट के अनुसार मौजूदा भू राजनीतिक तनाव के बावजूद वित्त वर्ष 2026-27 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर 7.1% पर रहने की उम्मीद है। अपनी नवीनतम आर्थिक दृष्टिकोण रिपोर्ट में S&P ग्लोबल ने कहा है कि मजबूत घरेलू मांग, स्थिर निर्यात और निजी निवेश में धीरे धीरे हो रही रिकवरी के चलते भारत सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में से एक बना रहेगा। अच्छा, ये सारी चीज़ें आपसे नहीं पूछी जाएंगी, आपसे ये पूछा जाएगा कि S&P ग्लोबल ने भारत की जो है S&P ग्लोबल ने भारत की GDP को कितने % रहने का अनुमान जताया है, तो ये 7.1%। अगला सवाल, रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु का पूर्ण स्वामित्व किसने खरीद लिया है, तो ये खरीद लिया है आदित्य बिरला ग्रुप ने। आदित्य बिरला ग्रुप के नेतृत्व वाले एक कंसोर्टियम ने IPL फ्रेंचाइजी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु में 100% इक्विटी हिस्सेदारी इसके वर्तमान मालिक यूनाइटेड स्पिरिट्स लिमिटेड से 16,706 करोड़ रुपए में हासिल की है। अच्छा, किसने इसको एक्वायर कर लिया है, तो आदित्य बिरला ग्रुप ने। किससे एक्वायर किया है, तो ये यूनाइटेड स्पिरिट लिमिटेड से। कितने में एक्वायर किया है, तो 16,706 करोड़ रुपए में। इससे 3 प्रश्न बन सकते हैं, तो ये जो है याद करके चलना है। अगला सवाल, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल दिल्ली 2026 कहाँ पे शुरू हुआ है, तो ये शुरू हुआ है भारत मंडपम में। दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2026 का शुभारंभ राजधानी दिल्ली के भारत मंडपम में हो चुका है। अच्छा, ये आज यानी ये बात हो रही है डेट 25 से 31 मार्च यानी 25 to 31 तारीख तक चलने वाले इस अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में 47 देशों की 130 से अधिक फिल्मों का प्रदर्शन किया जाएगा। अगला सवाल, श्री जगन्नाथ मंदिर में 48 वर्षों के बाद रत्न भंडार की सूची तैयार करने का कार्य शुरू हुआ है। यह आयोजन किस स्थान पे होगा, तो इसका आयोजन होगा पुरी में। अच्छा, इंदौर से अभी हाल फिलहाल में यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं मोहन यादव, मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं मोहन यादव, इन्होंने जल संवर्धन अभियान 3.0 शुरू किया था इंदौर से। अभियान 3.0 इसको शुरू किया था मध्य प्रदेश के इंदौर से। अच्छा, सरथाल में अभी ये जम्मू कश्मीर के सरथाल वैली में सरथाल विंटर फेस्टिवल रहा था। ये चंबा ये कहाँ पे है, तो ये अभी हाल फिलहाल में न्यूज़ में रहा था, तो ये हिमाचल प्रदेश में है। और यहाँ पे सांबर डियर को पहली बार इतने हाई एल्टीट्यूड पे स्पॉट किया गया था, इस वजह से न्यूज़ में रहा था। ओडिशा में श्री जगन्नाथ मंदिर के रत्न भंडार खजाने की बहुप्रतीक्षित सूची पुरी में 48 वर्षों के अंतराल के बाद शुरू होगी। अच्छा, इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो कितने वर्षों के बाद ये शुरू हुआ है, तो ये 48 वर्षों के बाद। अगला सवाल, ये क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। स्तुति प्रधान को विश्व युवा संसद यानी वर्ल्ड यूथ पार्लियामेंट में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए चुना गया है। वह किस स्टेट से आती हैं, तो ये आती हैं सिक्किम से। सिक्किम की होनहार युवा नेता स्तुति प्रधान को प्रतिष्ठित विश्व युवा संसद में राज्य का प्रतिनिधित्व करने के लिए चुना गया है। विश्व युवा संसद एक इंटरनेशनल मंच है जो दक्षिण कोरिया, संयुक्त अरब अमीरात, कुवैत, चाड, थाईलैंड, यमन और कई अन्य देशों के युवा प्रतिनिधियों को वैश्विक मुद्दों पर चर्चा करने और युवा नेतृत्व वाली
नीतिगत समाधानों की खोज करने के लिए एक मंच पर ले आता है। स्तुति प्रधान विकसित भारत युवा संसद 2025 की राज्य स्तरीय विजेता भी हैं, तो ये भी याद रखना है, ये पॉइंट भी इम्पोर्टेंट है। अगला सवाल, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साई ने किस योजना के तहत 5 लाख भूमिहीन कृषि मजदूर परिवारों को 500 करोड़ रुपए हस्तांतरित करेंगे? तो ये स्कीम है दीनदयाल उपाध्याय लैंडलेस एग्रीकल्चर लेबरर वेलफेयर स्कीम। अच्छा, वीबी जी राम जी, ये क्या है? ये मनरेगा का नाम बदल करके वीबी जी राम जी कर दिया गया है। वी मीन्स विकसित और बी मीन्स भारत, विकसित भारत जी राम जी, इसका नाम बदल के कर दिया गया है। और अरुणोदय स्कीम, ये आसाम की स्कीम है। अभी इसके तहत 36,000 करोड़ रुपए आसाम के चीफ मिनिस्टर के द्वारा डीबीटी के माध्यम से दिए गए थे। डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर हैं विष्णुदेव साई। दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि श्रमिक कल्याण योजना के तहत सरकार पात्र परिवारों के बैंक खाते में सीधे 10,000 रुपए की वार्षिक वित्तीय सहायता प्रदान करती है। अगला सवाल, अच्छा ये क्वेश्चन भी काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, इसका तो एक एक पॉइंट इम्पोर्टेंट बनेगा, उसको बिल्कुल भी स्किप करके नहीं चलना है। हाल ही में किस राज्य विधानसभा ने समान नागरिक संहिता विधेयक पारित किया? यानी ये बात हो रही है यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी की। तो इसको पारित करने वाला गुजरात राज्य है। अभी हाल ही में गुजरात में बिल पास हुआ है, गुजरात असेंबली ने पास किया है यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल। अच्छा, ये जो बिल है ये प्रपोज करता है सबके लिए अब एक कॉमन लीगल फ्रेमवर्क होगा जो कि गवर्न करेगा मैरिज को भी, डिवोर्स को भी और लिव इन रिलेशनशिप को भी, इररिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, यानी कोई किसी भी रिलीजन को फॉलो करता हो, किसी भी धर्म को मानता हो। अब उसके लिए जो मैरिज, डिवोर्स और लिव इन रिलेशनशिप से संबंधित जितने भी नियम कानून होंगे सबके लिए एक होंगे। और इस बिल के पास होने के साथ ही गुजरात दूसरा राज्य बन चुका है हमारे देश का जहाँ पे कि यूसीसी को जिसने अडॉप्ट कर लिया है, और पहला राज्य है उत्तराखंड। उत्तराखंड पहला स्टेट था जहाँ पे कि यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल पास हुआ था फरवरी 2024 में। अच्छा, इस बिल का टाइटल क्या रहा था? टाइटल रहा था गुजरात यूनिफॉर्म सिविल कोड 2026। और ये जो प्रपोज लॉ है ये अप्लाई होगा थ्रू आउट द स्टेट, यानी पूरे राज्य में अप्लाई होगा। और गुजरात के वो रेजिडेंट जो कि गुजरात के नागरिक हैं पर गुजरात से बाहर रह रहे हैं, उनके ऊपर भी ये नियम समान रूप से लागू होगा। अच्छा, इस बिल में कुछ जो स्पेसिफिक कम्युनिटीज़ हैं उनको छूट भी दी गई है। तो इसमें जो मेंबर एसटी यानी शेड्यूल्ड ट्राइब के जो मेंबर्स हैं, यानी शेड्यूल्ड ट्राइब की जो कम्युनिटीज़ हैं और सर्टेन ग्रुप्स हैं, इनको छूट दी गई है जिनके की जो कस्टमरी राइट्स हैं वो संविधान के अंतर्गत प्रोटेक्टेड हैं। उन ग्रुप्स को इस यूसीसी बिल में छूट दी गई है। तो ये वाला पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट बनेगा कि यानी ये सबके ऊपर लागू होगा तो नहीं, वैसे तो सबके ऊपर लागू होगा, पर जो एसटी हैं और कुछ सर्टेन ग्रुप्स हैं जिनके की कस्टमरी राइट्स संविधान के अंतर्गत प्रोटेक्टेड हैं, उन्हें इस नियम में छूट दी गई है। यानी वो अपने कस्टमरी राइट्स को वैसे ही एज इट इज फॉलो करेंगे। अगला सवाल, अभी हाल ही में किस राज्य ने निवेश मित्र 3.0 लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च हुआ है यूपी में। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ। इन्होंने निवेशकों के अनुभव को सरल और बेहतर बनाने के लिए विशेष रूप से तैयार किए गए डिजिटल प्लेटफॉर्म निवेश मित्र 3.0 का शुभारंभ किया। इसके साथ ही उन्होंने यूपी प्राइवेट बिजनेस पार्क डेवलपमेंट स्कीम 2025 और प्लग एंड प्ले इंडस्ट्रियल शेड्स स्कीम का भी अनावरण किया। अच्छा, उत्तर प्रदेश की गवर्नर कौन है? तो ये हैं आनंदीबेन पटेल। अगला सवाल,
भारत में निष्क्रिय इच्छा मृत्यु यानी ये बात हो रही है पैसिव यूथनेशिया की, इसके लिए कानूनी मंजूरी प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति का एम्स में निधन हो गया है। उनका नाम क्या था? अच्छा, ये सवाल आउट ऑफ द बॉक्स लग सकता है, पर नहीं, ये बिल्कुल भी आउट ऑफ द बॉक्स नहीं है। क्यों? ये फर्स्ट की वजह से, जहाँ भी ये शब्द ऐड हो जाए फर्स्ट, वो एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट सवाल हो जाता है, तो उसको तो बिल्कुल भी नहीं स्किप करके चलना है। ये फर्स्ट होने की वजह से सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये हैं हरीश राणा, इन्हें पैसिव यूथनेसिया, ये भारत के पहले ऐसे व्यक्ति बन गए हैं जिससे कि सुप्रीम कोर्ट ने जिनको पैसिव यूथनेसिया अलाउ किया है। अच्छा, ये कैजाद भरूचा कौन है? ये डेप्यूटी एमडी हैं HDFC बैंक के। अच्छा, HDFC बैंक के चेयरमैन के पद से अतनु चक्रवर्ती ने इस्तीफा दे दिया है और उनके बाद जो चेयरमैन बनाए गए हैं उनका नाम है केकी मिस्त्री। सर्विस रंजन, ये चीफ जनरल मैनेजर बने हैं यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के। और विनय टॉन्से, ये कौन है? तो ये MD एंड CEO हैं यस बैंक के। भारत में निष्क्रिय इच्छा मृत्यु के लिए कानूनी मंजूरी प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति हरीश राणा का नई दिल्ली के एम्स में निधन हो गया है। 31 वर्षीय हरीश राणा पंजाब विश्वविद्यालय में बीटेक के छात्र रहते हुए चौथी मंजिल की बालकनी से गिरने के कारण सिर में गंभीर चोटें लगने के बाद 1 दशक से अधिक समय से ये कोमा में थे। अगला सवाल, किस राज्य के राज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने सिंधु नदी हरित गलियारा परियोजना का शुभारंभ किया? अच्छा, जिसको ये पता होगा कि विनय कुमार सक्सेना कहाँ के गवर्नर हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, वो इस सवाल का आंसर दे देगा। तो ये इनॉग्रेशन हुआ है लद्दाख में, यानी लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर का क्या नाम है? विनय कुमार सक्सेना। लद्दाख में उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने विश्व वन दिवस के अवसर पर लेह के पास सिंधु नदी हरित गलियारा पर्यावरण संरक्षण अभियान का शुभारंभ किया। इस पहल का उद्देश्य सामुदायिक भागीदारी के माध्यम से हरित आवरण को बढ़ावा देना और पारिस्थितिकी को बहाल करना है। अच्छा, वर्ल्ड फॉरेस्ट डे कब मनाया गया था? तो ये मनाया गया था 21 मार्च को। अगला सवाल, बाजार मध्यस्थों, विदेशी निवेशकों, वैकल्पिक निधियों और शासन मानदंडों को कवर करने वाले नियामक परिवर्तनों के समूह को कौन मंजूरी देता है? तो ये जो है इस सब को रेगुलेट करता है SEBI, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। अच्छा, SEBI है कौन? SEBI जो है ये कैपिटल मार्केट का रेगुलेटर है। RBI यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये मनी मार्केट का रेगुलेटर है। IRDAI इंश्योरेंस रेगुलेटर डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये कौन है? ये इंश्योरेंस का रेगुलेटर है। और SBI यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये देश का सबसे बड़ा बैंक है। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी SEBI, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने बाजार मध्यस्थों, विदेशी निवेशकों, वैकल्पिक निधियों और शासन मानदंडों को कवर करने वाले व्यापक नियामक परिवर्तनों को मंजूरी दे दी है। SEBI ने वैकल्पिक निधियों और विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों के लिए अनुपालन को आसान बनाने के उद्देश्य से प्रमुख सुधारों की रूपरेखा प्रस्तुत की है। AIF को अब लंबित कर मुकदमेबाजी या परिचालन खर्चों को पूरा करने के लिए निधि की अवधि समाप्त होने के बाद भी परिसमापन से प्राप्त राशि को रखने की अनुमति होगी, जिसे नियामक निगरानी बनाए रखते हुए उनका अनुपालन भार कम होगा। वहीं FPI को शुद्ध आधार पर सीधे नकद बाजार लेन देन निपटाने की अनुमति होगी,
जिससे परिचालन दक्षता बढ़ेगी और वित्त पोषण लागत कम होगी, विशेष रूप से सूचकांक पुनर्संतुलन के दौरान। अच्छा, सेबी के जो हैं चेयरमैन कौन हैं? तो ये हैं तुहिन कांत पांडे। अगला सवाल, किसने 3 दिवसीय VRR नीलामी के माध्यम से बैंकिंग प्रणाली में 55,837 करोड़ रुपए का निवेश किया? तो ये किया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने। भारतीय रिजर्व बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 3 दिवसीय परिवर्तनीय दर रेपो VRR, इसका फुल फॉर्म काफ़ी इंपॉर्टेंट बनेगा, V फॉर वेरिएबल, R फॉर रेट एंड दूसरे वाले R फॉर रेपो VRR यानी वेरिएबल रेट रेपो, ये इंपॉर्टेंट बनेगा। नीलामी के माध्यम से बैंकिंग प्रणाली में 55,837 करोड़ रुपए डाले। ये धनराशि 5.26% की कट ऑफ और भारित औसत दर पर डाली गई। अग्रिम कर भुगतान के कारण अधिशेष तरलता में कमी के बावजूद यह राशि अधिसूचित 1 लाख करोड़ रुपए से कम थी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने हाल ही के दिनों में अल्पकालिक VRR नीलामियों के माध्यम से 2.08 लाख रुपए से अधिक और इस वर्ष जनवरी से खुले बाजार परिचालन OMO, इसका फुल फॉर्म भी पेपर में आता है, OMO यानी ओपन मार्केट ऑपरेशन, इसका फुल फॉर्म होगा OMO, के माध्यम से 3.5 लाख करोड़ रुपए की अस्थायी तरलता डाली है। अगला सवाल, DOPNT क्षमता निर्माण आयोग और कर्मयोगी भारत सामूहिक रूप से सप्ताह भर चलने वाले साधना सप्ताह का आयोजन करेंगे। कर्मयोगी भारत की CEO कौन हैं? तो ये हैं छवि भारद्वाज। अच्छा, निधि चिप्पर कौन हैं? तो ये जो हैं नीति आयोग के CEO के तौर पे इनके पास एडिशनल चार्ज है एज अ नीति आयोग CEO। अनु गर्ग कौन है? तो ये पहली महिला प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं उड़ीसा की। और अन्नपूर्णा देवी कौन है? ये वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर हैं। ये कहाँ, इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी क्या है? तो ये हैं झारखंड के कोडरमा से सांसद। कर्मयोगी भारत की CEO हैं छवि भारद्वाज। कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, क्षमता निर्माण आयोग और कर्मयोगी भारत मिलकर अगले महीने की 2 तारीख से नई दिल्ली में एक सप्ताह का साधना सप्ताह आयोजित करेंगे। अगला सवाल, देश भर में स्टार्टअप, नवप्रवर्तनों और उद्यमियों को सहयोग देने के लिए DPIIT ने अग्रणी AC कंपनियों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, यानी MOU हुआ है AC कंपनीज और DPIIT के बीच में। DPIIT किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? DPIIT का फुल फॉर्म है डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, यानी DPIIT, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंतर्गत DPIIT आता है। एंड हु इज द मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री? तो ये हैं पीयूष गोयल। उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग DPIIT ने देश भर में स्टार्टअप, नवोन्मेषकों और उद्यमियों को समर्थन देने के लिए एक अग्रणी AC कंपनी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। अगला सवाल, वर्ल्ड ट्यूबरकुलोसिस डे, यानी बात हो रही है TB की। तो वर्ल्ड ट्यूबरकुलोसिस डे किस तारीख को मनाया गया था? तो ये मनाया गया था 24 मार्च को। वर्ल्ड ट्यूबरकुलोसिस डे विच इज 24th of March।
विश्व क्षय रोग दिवस हर साल 24 मार्च को मनाया जाता है ताकि टीबी के विनाशकारी स्वास्थ्य, सामाजिक और आर्थिक परिणामों के बारे में जागरूकता बढ़ाई जा सके और इस वैश्विक महामारी को समाप्त करने के प्रयासों को तेज किया जा सके। यह दिन डॉक्टर रॉबर्ट कोच द्वारा 1882 में टीबी बैक्टीरिया की खोज की वर्षगांठ के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। अच्छा, ये भी पूछा जा सकता है कि ये किस लिए हम इस दिन को मनाते हैं। डॉक्टर रॉबर्ट कोच द्वारा 1882 में टीबी बैक्टीरिया की खोज की वजह से उसके वर्षगांठ के रूप में हम इसे मनाते हैं। थीम इसकी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनेगी, तो इसकी थीम है यस वी कैन एंड टीबी। अगला सवाल, नहाई यानी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का जो स्पॉन्सर्ड राजमार्ग इंफ्रा इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है, ये लिस्ट हो चुका है। किस स्टॉक एक्सचेंज में इसको लिस्ट किया गया है? तो ये लिस्ट हुआ है BSE यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में। NSE यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। NHAI नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। द्वारा प्रायोजित NHAI द्वारा प्रायोजित राजमार्ग इंफ्रा इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पर सूचीबद्ध होने जा रहा है। द मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे हैं नितिन गडकरी। अब आज का सवाल आपके लिए, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में करेंगे। दक्षिण पश्चिम हिंद महासागर क्षेत्र में अपनी परिचालन तैनाती के हिस्से के रूप में कौन सा भारतीय नौसेना पोत मोजाम्बिक के मपूतो पहुंचा है? आपके आंसर हैं ये। आप अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में टाइप करेंगे। थैंक यू।